अगर मैंने चाय रखा तो चाय क्या होता है, अपने आप क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। चाय अगर हम रखते हैं तो वो क्या होता है, अपने आप ठंडा हो जाता है। तो वो प्रोसेस अपने आप हो रहा है ना, हम उसमें कुछ हीट वूट नहीं ना डालते हैं। वो प्रोसेस क्या होता है, खुद ब खुद होता है। तो ऐसा प्रोसेस जो यस अपने आप को, उसे हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस कहते हैं। ठीक है, तो आप डेफिनेशन लिख लो स्पॉन्टेनियस पर स्पॉन्टेनिटी भी कर लिख लो, मैं लिखवा रही हूँ। प्रोसेस which takes place process which takes place by itself in a particular direction is called spontaneous, is called spontaneous। तो स्पॉन्टेनिटी क्या होता है, जो प्रोसेस खुद ब खुद अपने आप हो जाए उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनिटी कहते हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। मतलब ऐसा प्रोसेस जो अपने आप हो जा रहा है, इसमें किसी चीज की हेल्प नहीं ले रही। जैसे अगर मैंने बर्फ रखा बाहर, आइस अपने आप क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है, खुद से हो रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो खुद ब खुद हो जाए। ठीक है, जैसे अगर, हाँ, तो एग्जाम्पल में लिख लो, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, कूलिंग ऑफ टी, ये सारे स्पॉन्टेनियस के एग्जाम्पल हैं। कोई डाउट इसमें? नो मैम। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में अब हम लिखो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो प्रोसेस खुद ब खुद ना हो। क्या चाय अगर ठंडा होगी तो क्या वो गर्म हो जाएगा खुद से? अगर वो चाय अपने आप ठंडा हो गया, क्या वो अपने आप गर्म हो जाएगा? नो मैम। हमें क्या करना होगा, बाहर से हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी तो होगा। तो नेक्स्ट देखो, नॉन यस मैम। स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेस विच रिक्वायर एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ये होता है। आगे बढ़े, यस मैम। अब हम नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे, एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम कैपिटल एस से दिखाते हैं। एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। तो आपका एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी होता है रैंडमनेस। मान लो अगर कोई मतलब रैंडमनेस, मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज्यादा रैंडमनेस होगा। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। रैंडमनेस होता है कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे उतना ज्यादा रैंडमनेस रहेगा। मान लो पहले A2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े थे, जब मैंने इसको हीट किया तो अलग अलग हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़े। पहले एक था, अब कितना हो गया, दो हो गया, है ना। तो जैसे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे, रैंडमनेस क्या होंगे, बढ़ेंगे। क्लियर हो रहा है? एंट्रोपी क्या होता है आपका, रैंडमनेस होता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। मतलब कि अगर आप नंबर ऑफ एटम्स बढ़ाएंगे तो आपका जो रैंडमनेस है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस है, वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो आप एंट्रोपी लिख लो, एंट्रोपी होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। एंट्रोपी इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस होता है। क्लियर है?
तो आपका जो एंट्रोपी होता है, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नो मैम। ठीक है, एक सेकंड में जाना बस। बस एक सेकेंड। हाँ, तो मैं ये बात कर रही थी, एंट्रोपी की बात कर रही थी। एंट्रोपी जो होता है वो डिग्री ऑफ रैंडमनेस होता है। मतलब वो बताता है कि देखो, जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा उतना ज्यादा वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, वो प्रोसेस अपने पास हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्रोपी आपकी क्या होती है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस होती है। ठीक है, तो वो हम कैसे निकालते हैं, देखो, हम जो एंट्रोपी को एस से दिखाते हैं और निकालते हैं, जैसे मान लो आपका कोई रिएक्टेंट है कि ए और बी मिलके आपका सी बन रहा है। ठीक है, तो आपका जो एंट्रोपी होता है, चेंज एंट्रोपी, वो होता है एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। मतलब आपके प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं, तो ये एक है तो वन, और इधर कितने, दो हैं तो -2, तो कितना आ जाएगा, -1। तो अगर आपकी डेल्टा एस की वैल्यू, अगर आपकी डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। अगर आपके डेल्टा एस की पॉजिटिव आएगी वैल्यू तो वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा वो, स्पॉन्टेनियस। समझ में आया। तो मैंने क्या बताया, हम स्पॉन्टेनियस कैसे, कोई स्पॉन्टेनियस है या नहीं वो हम कैसे देखते हैं, एंट्रोपी देख के। एंट्रोपी मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस। मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, मतलब एटम्स बढ़ेंगे, उतना ज्यादा डिग्री होगा, उतना ज्यादा रैंडमनेस होगा। जितना ज्यादा, उतना ज्यादा आपकी एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। तो हम कैसे निकालते हैं एंट्रोपी, हम जो भी रिएक्शन दिया है उसके मोल्स को हम माइनस कर देंगे, प्रोडक्ट के मोल्स को माइनस कर देंगे रिएक्टेंट के मोल से। अगर वो पॉजिटिव आता है देन इट इज स्पॉन्टेनियस, अगर नेगेटिव आता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आया, क्लियर हुआ ये बात। लास्ट वाला रिपीट कर दो। मैं ये कह रही थी कि अगर कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो हम जो है ना एंट्रोपी निकालते हैं, चेंज इन एंट्रोपी निकालते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब देखना प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं, यहाँ पे एक है, और रिएक्टेंट में कितने, दो है, तो 1 - 2 करूँ तो क्या आएगा, -1 आएगा। तो अगर आपकी डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव आती है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। अगर पॉजिटिव आती है तो क्या होता है, वो स्पॉन्टेनियस होता है। आया ओके समझ। मैम। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, पहले लिख लो आप। कब लिख लो, डेल्टा इज नेगेटिव देन इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, एंड इफ डेल्टा इज पॉजिटिव देन इट इज स्पॉन्टेनियस। अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है, तो आपको बताना है कि स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ये है, सी ए, CO3, CO2। अब बताना है इसका डेल्टा इस नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, सॉल्व करके बताओ।
नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव? विभूति बताओ डेल्टा एस कैसे निकालते हैं? नेगेटिव। मैं लिख रही हूँ कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो ये CO2 और CO में टूटा, ठीक है। तो अब इसका डेल्टा एस निकालना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो कितने प्रोडक्ट में मोल्स है? एक एक दो हुए, दो हुए ना। प्रोडक्ट में दो है और रिएक्टेंट में वन है। 2 हाँ। माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपका एंट्रोपी क्या आ गया? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मतलब ये कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस होगा, है या ना? यस मैम। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे। देख रही हूँ। अब बताना इसका डेल्टा एस क्या आएगा? नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? यहाँ पे 3H2 है, नेगेटिव। I'm sorry, यहाँ पे 3H2 है। बताना नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव? स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस? क्या आएगा विभूति? नॉन स्पॉन्टेनियस नेगेटिव। क्योंकि देखो प्रोडक्ट में 2 है और रिएक्टर में 3 है, 4 हो गए, तो माइनस करने में -2, दैट इज नेगेटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। तो आपने एक क्वेश्चन और लास्ट करो, या आपको समझ में आ गया? हो जाएगा क्वेश्चन अगर आपको ऐसा आएगा तो। एक क्वेश्चन लास्ट कर लो। 2Cl तो Cl2 बन रहा है, बताना डेल्टा एस क्या होगा? नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा क्योंकि प्रोडक्ट में एक ही क्लोरीन है, अगर 2 है तो -1, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आया ये पार्ट? यस मैम। ठीक है। आपका जो एंट्रोपी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है वो दिखा दे रहे हैं। हीट तो लिखो, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as ratio of heat exchange is reversible it is defined as a ratio of heat exchange in reversible manner। मैं रिलेशनशिप बता रही हूँ हीट और एंट्रोपी में। in reversible manner to the absolute temperature। तो आपके क्या हो जाएगा? डेल्टा एस जो हो जाएगा सिस्टम का, वो क्या हो जाएगा? क्यू रिवर्सिबल, मतलब जो हीट है वो रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर। यही रिलेशन होगा एंट्रोपी और इसमें हीट में, देख लो। डन, आगे बढ़े। अब देखो जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है जो एंट्रोपी है यूनिवर्स का, द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स increases
फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब आपका जो यूनिवर्स का एंट्रोपी है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए इंक्रीज करेगा, ठीक है। मतलब आपका जो टोटल एंट्रोपी होगा एस टोटल यूनिवर्स का, वो आपका 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 0। या तुम कह सकती हो टोटल मतलब कि जो एंट्रोपी आपका सिस्टम प्लस जो एंट्रोपी आपका सराउंडिंग है उसकी, वो क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा, है ना। सेकंड लॉ यही कहता है जो यूनिवर्स का एंट्रोपी है वो क्या होता है, इंक्रीज करेगा। मतलब इंक्रीज करेगा मतलब पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए इंक्रीज करेगा। तो टोटल एंट्रोपी पॉजिटिव आएगा मतलब 0 से बड़ा होगा। तो फिर हम कह सकते हैं सिस्टम प्लस सराउंडिंग का 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हाँ, सेकेंड लॉ बस इतना ही कहता है, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, आगे लिखवा रही हूँ मैं। देखो गिब्स फ्री एनर्जी होता है कि वो जो किसी भी सिस्टम में जो एनर्जी स्टोर है और उस एनर्जी का वो चीज जो हमने यूज किया, उस एनर्जी का वो पार्ट जो हमने कोई यूजफुल काम करने में यूज किया। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है कि मान लो किसी सिस्टम में जो एनर्जी स्टोर है तो उस एनर्जी का मैंने जो जितना पोर्शन यूज किया कोई काम करने के लिए, उसी को कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। मान लो कि सिस्टम में 10 जूल एनर्जी क्या स्टोर है, तो उसमें से मैंने 2 जूल यूज किया किसी काम को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। डेफिनेशन देखो, इट इज डिफाइंड एज that portion of energy stored in system which is converted to useful work, which is converted to useful work। तो ये कह रहा है गिब्स फ्री एनर्जी कहता है कि किसी सिस्टम में जो एनर्जी स्टोर है उस एनर्जी का जो पार्ट मैंने यूज किया कोई अच्छा काम करने में, यूजफुल काम करने में, उसे कहते हैं हम गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी जो फॉर्मूला देखा गया वो होता है, रिलेशन देखा गया G इज इक्वल टू इंथैल्पी माइनस TS। देखो रिलेशन बताती हूँ मैं। यहाँ पे तुम्हारा जो G है वो गिव्स फ्री एनर्जी, G इज गिव्स फ्री एनर्जी, और आपका जो H है वो एंथैल्पी है, हीट, जो एनर्जी स्टोर है किसी की बॉडी में। और आपका जो ये T इज टेम्परेचर और S इज एंट्रोपी। S क्या है आपका, एंट्रोपी है। तो आपको पता है ना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप हो जाए, तो अगर S पॉजिटिव होता है तो वो स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। तो अब ये भी कहता है अगर G की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है देन इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। उसे क्या कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर G की वैल्यू नेगेटिव आ रही है दैट इज स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे उल्टा रिलेशन है। तो हम चाहते हैं कि हर रिएक्शन क्या स्पॉन्टेनियस हो, अपने आप हो, उसमें कोई किसी का मतलब कुछ हमें बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगाना हो, ठीक है। तो हम G की वैल्यू अगर तुम्हारी आ रही है नेगेटिव देन इट इज, अगर आपकी G की वैल्यू आएगी नेगेटिव देन इट इज स्पॉन्टेनियस। तो अब देखो G की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब आपका क्या हो, S पॉजिटिव हो। स्पॉन्टेनियस होने के लिए S का होना क्या जरूरी है, S पॉजिटिव हो, ठीक है। और H तो, और आपका T, ये तुम्हें पता है पॉजिटिव में से नेगेटिव घटा दे तो हमें पॉजिटिव मिलता है। अगर हम वैल्यू रखें 2 और -3 तो ये वैल्यू बड़ा है तो हमें माइनस आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंथैल्पी कम करना पड़ेगा या फिर टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमें G की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे जो गिब्स फ्री के बीच रिलेशन दिया हुआ है इंथैल्पी माइनस टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी। तो अगर G की वैल्यू पॉजिटिव है आएगी सॉल्व करने पे, अगर आप इंथैल्पी की वैल्यू पुट करोगे
टेम्परेचर की वैल्यू पुट करोगे, एंट्रोपी की वैल्यू पुट करोगे, तो अगर आपकी जी की वैल्यू नेगेटिव आती है देन इट स्पॉन्टेनियस, और पॉजिटिव आती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस मतलब वो रिएक्शन खुद ब खुद होगा, हम उसमें कुछ हाथ नहीं करेंगे। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब वो रिएक्शन अपने आप नहीं होगा। समझ में आया विभूति? यस मैम। ठीक है, तो बस इतना था रिलेशन। अब तुम्हें क्वेश्चन से ये आएगा कि फॉर्मूला दे देगा, यू हैव टू पुट द वैल्यू एंड कैलकुलेट इट। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री, देखो थर्मोकेमिस्ट्री क्या होता है, जब भी कोई रिएक्शन होता है तो क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज होता है या अब्सॉर्ब होता है रिएक्शन में। मान लो मैंने ए से बी प्रोडक्ट बनाया, तो मे भी हो सकता है इसने हीट रिलीज किया हो या हीट लिया हो। तो जो चेंज होता है रिएक्शन में, जब हम कोई रिएक्शन कराते हैं, जो हीट एनर्जी में जो चेंज आता है दैट इज कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। तो लिखो द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, मैं लिख रही हूँ, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deal with heat or energy change in chemical reaction। थर्मोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें क्या होता है कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो कितना हीट रिलीज हो रहा है, कितनी एनर्जी ये हो रही है, उसी को हम कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे, हम बहुत टाइप का होता है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे मतलब हीट थर्मोकेमिस्ट्री में वो पढ़ते हैं अगर कोई रिएक्शन हो रहा है जो एनर्जी का चेंज आ रहा है उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे हीट ऑफ अ रिएक्शन, मतलब अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, अगर हीट रिलीज हो रहा है या गेन हो रहा है, उसी को कहते हैं हम हीट ऑफ अ रिएक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हीट ऑफ अ रिएक्शन। हीट ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है, अपना डेफिनेशन लिख लो, हीट चेंज ड्यूरिंग अ रिएक्शन is called heat of reaction। हीट ऑफ रिएक्शन, तो जितना किसी रिएक्शन की टाइमिंग, जितना हीट चेंज हो रहा है उसी को क्या कहते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अब आपका जो हीट चेंज हो रहा है उसी को क्या कहेंगे, मान लो एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने रिएक्शन कराया, रिएक्शन लिख रही हूँ मैं, H2 और O2 का रिएक्शन करा के मैंने बनाया H2O वाटर। तो यहाँ पे जो डेल्टा H होगा, हीट ऑफ रिएक्शन को हम दिखाएंगे डेल्टा H, और स्मॉल आर से हीट ऑफ रिएक्शन। तो जो हीट ऑफ, तो हम कैसे निकालेंगे, जो हीट ऑफ प्रोडक्ट है वो हीट ऑफ रिएक्टेंट से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हीट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें हीट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रही तुम्हें, रिएक्टेंट का हीट मान लो है 20 जूल, और प्रोडक्ट का जो हीट है वो 10 जूल, तो माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव 10 जूल। मतलब रिएक्शन कैसा होगा, हीट दे रहे हैं एंडोथर्मिक, पॉजिटिव मतलब होता है हीट ले रहा है, एंडोथर्मिक होता है वो। ठीक है, तो हीट ऑफ रिएक्शन कुछ भी नहीं है, किसी रिएक्शन में अगर हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रहा है, हीट या अब्सॉर्ब हो रहा है, उसी को हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके निकालते हैं। ओके मैम। ठीक है, आगे कर रहे हैं। मैम हमारे एग्जाम्स जो है ना फाइनल्स, वो 1 मार्च से शुरू होंगे, 1 मार्च टू 17
मार्च तक। तो तुम्हारा केमिस्ट्री का पेपर कब है? वो नहीं बताया, बट अभी इतनी इतनी कंफर्मेशन दिया है कि 1 मार्च से शुरू होंगे। ओके। अब जो हीट ऑफ, देखो हीट ऑफ रिएक्शन बहुत तरह के होते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है, हीट ऑफ कंबंशन होता है। हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब जैसे कुछ बन रहा है, जैसे देखो यहाँ पे H2 + O2 मिलके क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, तो इसे हम कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। हीट ऑफ कंबंशन क्या होता है, जब मान लो इन दोनों को आपस में क्या हो, बर्न हो, मतलब अगर किसी चीज को जला रहे हैं तो जो हीट रिलीज हो रही है क्या कहते हैं, हीट ऑफ कंबंशन कहते हैं, ठीक है। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, जब मान लो दो चीज मिलके एक चीज बने, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें लिखा रही हूँ नेक्स्ट हेडिंग में हीट ऑफ फॉर्मेशन। केमिस्ट्री अभी तुम्हें बस पता है कि पेपर कब से स्टार्ट होगा, अभी एग्जैक्टली डेट नहीं पता है ना। यस मैम। ओके। तुम कौन से स्कूल में हो, वो कोलकाता में? मैम नोएडा में हूँ, बाल भारती। सॉरी। ओके ओके। अब देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, लिख लो। हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है, अगर हम कोई कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे H2 और O2 लेके हम जो वाटर बना रहे हैं, तो हमारा वाटर फॉर्म हो रहा है ना, तो जो वाटर फॉर्म होने पे जो हीट रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। रिलीज होगा, फिर जो हीट यूज होगा उसे बनाने में दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। जैसे लिखो आप, हीट चेंज, हीट चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन, heat change during formation of 1 mole of compound from its constituents element। कह रहे हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, जब हीट चेंज होगा, मान लो एक मिनट में लिखवा दूं, इन देयर स्टेबल फॉर्म। जैसे मान लो देखो मैंने H2 लिया और O2 लिया, दोनों को मिलकर मैंने क्या बनाया, वाटर बनाया H2O। इसी को कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, जो आपका हीट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हीट चेंज कैसे निकालते हैं, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। मान लो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बन रहा है, वाटर। यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है कि जब कोई दो एलिमेंट्स, चाहे वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, तो यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन हुआ। और हीट ऑफ फॉर्मेशन में जो आपका हीट रिलीज हुआ दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। और हीट ऑफ फॉर्मेशन को हम कैसे दिखाते हैं, लिखते हैं डेल्टा H, और यहाँ पे F मतलब फॉर्मेशन, तो हीट ऑफ जो रिएक्ट प्रोडक्ट है माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट, तो हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। और हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं, जैसे मैंने अगर CO2 ही बनाया, अगर मैंने कार्बन C और O2 मिलाकर CO2 बनाया, दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। मतलब कार्बन ऑक्सीजन मिलने के बाद जो CO2 मिल रहा है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर है? अब नेक्स्ट लिखना हीट ऑफ कंबंशन। हीट ऑफ कंबंशन होता है कि अगर हम किसी चीज को बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो जो हीट रिलीज हो रहा है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबंशन। लिख रही हूँ मैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन समझ में आया तुम्हें विभूति? यस मैम। हीट ऑफ कंबंशन क्या होता है, देखो हीट ऑफ कंबंशन क्या होता है, अगर हम किसी चीज को बर्न कर रही हूँ, जला रही हूँ, तो जो एनर्जी रिलीज हो रहा है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबंशन। लिखो, इट इज हीट चेन, it is heat change when 1 mole 1 mole of substance is completely burned। हीट चेंज क्या होता है, जब 1 मोल का सब्सटेंस क्या होता है, कंप्लीटली बर्न होता है। एक सेकेंड होल्ड करना बस।
ठीक है, जो हीट ऑफ कंबंशन होता है, जो हीट चेंज होगा जब तुम एक मोल सब्सटेंस को कंप्लीटली बर्न करोगी, जलाओगी, जब तुम एक मोल सब्सटेंस को पूरी तरह से जला लोगी, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कोई चीज किसके प्रेजेंस में जलता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जो हीट रिलीज होगा दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबंशन। हीट ऑफ कंबंशन क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस को जब तुम बर्न करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबंशन। ठीक है, तो अब बताना, अब जब हम किसी चीज को जलाते हैं, जैसे तुमने पेपर जलाया तो क्या होता है, हीट रिलीज होता है ना, तो वो प्रोसेस कैसा हो, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, बताना। हेलो विभूति, आर यू देयर? हेलो, Yes, मैं ये कह रही हूँ कि अगर तुम पेपर को जलाती हो तो तुम हीट रिलीज होता है, तुमने देखा है ना, उसी को हीट ऑफ कंबंशन कहते हैं, जो हीट रिलीज हो रहा है। तो बताना वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, हीट रिलीज होना क्या होता है, एक्सो या एंडो? एक्सो। ओके गुड। तो ये हीट ऑफ कंबंशन तुम्हें समझ में आया? यस मैम। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हीट ऑफ सॉल्यूशन। देखो हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, जब किसी चीज को हम डिसॉल्व करते हैं किसी कंपाउंड में, जब हम क्या करते हैं किसी भी सब्सटेंस को किसी सॉल्वेंट में, जैसे मान लो मैंने ये सॉल्वेंट लिया वाटर, और इसमें मैंने क्या कर दिया, शुगर को डिसॉल्व कर दिया, तो डिसॉल्व करने पे जो सॉल्यूशन बना, तो हीट जो रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, हीट चेंज, हीट चेंज व्हेन heat change यस मैम। when 1 mole of compound, heat change 1 mole of compound is, एक सेकेंड, हाँ तो मैं ये कह रही हूँ, हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज कंप्लीटली 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज कंप्लीटली dissolved in solvent, dissolved in solvent। तो ये कह रहा है कि अगर आप किसी 1 मोल कंपाउंड को, फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया है वाटर और शुगर, तो शुगर इज अ सॉल्यूट या कंपाउंड, ठीक है, अगर आप उसको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो जो हीट चेंज होता है उसे कहते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हीट ऑफ सॉल्यूशन यही होता है। फिर हम जो पढ़ेंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, नेक्स्ट इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बताती हूँ, लिखती हूँ, समझाती हूँ, फिर लिखवा देती हूँ। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, अब देखो इसमें क्या होता है तुम्हें पता है ना, जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइज होता है, न्यूट्रल हो जाता है, सॉल्ट बनता है। जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, वो न्यूट्रलाइज होकर सॉल्ट और वाटर देता है। तो यही कह रहा है कि जब हम एक, मतलब एक मोल या एक एसिड को, जब एसिड को हम बेस के साथ मिलाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जो हीट रिलीज होता है, जो हीट चेंज होता है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो मैं लिखवा रही हूँ डेफिनेशन, हीट चेंज when neutralization of neutralization of 1 mole of acid and base takes place, and 1 mole of base takes place।
समझ में आया विभूति? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन की कोई डाउट हो रहा है? हमारी आवाज कट रही है। यस मैम, समझ आ गया सब। ठीक है, नेक्स्ट जो है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मैं लिखवाऊंगी, पहले सुनो। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में चाहे वो अल्कीन हो अल्काइन हो, अगर उसमें तुम हाइड्रोजन ऐड करे, फॉर एग्जांपल देखो ये अल्कीन है, ठीक है, मैंने H2 लिया, मैंने क्या किया, इस बॉन्ड को तोड़ा और दोनों साइड में हाइड्रोजन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जो हीट चेंज आएगा इसकी वजह से उसे कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जो हीट चेंज आएगा इसकी वजह से उसे क्या कहेंगे, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर है? ओके मैम। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लिख लो, क्या होता है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वो होता है, इट इज द हीट चेंज, it is the heat change when 1 mole unsaturated substance is converted, अनसैचुरेटेड से कहते हैं इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, is converted to saturated substance। तो कह रहा है कि हीट चेंज क्या होता है, जब तुम्हारा अनसैचुरेटेड से डबल बॉन्ड हो, जैसे ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड हो, या ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या होगा, तुम्हारा सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाए, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन होगी सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा ना, इसे कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ओके मैम। ठीक है, आगे हीट ऑफ एटमाइजेशन पढ़ेंगे हम। देखो हीट ऑफ एटमाइजेशन कुछ नहीं है, जैसे मान लो मैंने Cl2 लिया, ठीक है, और क्या हो, जब ये Cl2 मॉलिक्यूल होते हैं, H2 Ha2 Cl2, दीज आर मॉलिक्यूल, पर जब हमने हीट प्रोवाइड किया तो ये एटम्स में टूट जाएगा Cl, तो इसे कहते हैं हीट ऑफ एटमाइजेशन। क्या हुआ, जब मैंने मॉलिक्यूल में हीट प्रोवाइड किया, अगर वो एटम्स में टूट जाए, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ एटमाइजेशन। देखो यहाँ पे, तो लिख लो तुम, हीट चेंज during breaking of one mole compound into gaseous phase। तो हीट चेंज क्या होता है, अगर आप एक मोल जैसे कंपाउंड Cl2 हो, उसको अगर हम तोड़े किसी एटम में, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ले लो मीथेन है CH4, तो ये कंपाउंड है, तो अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो अगर ये टूट जाए कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन में अलग अलग टूट के हो जाए, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, आगे पढ़ते बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड मैम क्या? डिसोसिएशन, प्लीज पार्डन। मैम लीव कर दो।